हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम आज चर्चा करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत की, सोर्सेस ऑफ एनर्जी की हम डिस्कशन आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेगमेंट में, जहां पे हम आज इस सेगमेंट में देखेंगे ऊर्जा और ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है इसको। तो जैसा कि नाम से दिख रहा है आपको, ऊर्जा की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो हमें प्रारंभ से पता है कि अगर कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म होनी है, कोई भी कार्य होना है, तो उसको चाहिए होगी ऊर्जा। बिना ऊर्जा के कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। मतलब ऐसा कहें कि ये ऊर्जा का ही रूपांतरण होने को ही हम एक्टिविटी परफॉर्म करना कहते हैं। अब कहेंगे ये कौन सा शब्द हो गया? मैं ऐसा कह रहा हूं कि किसी काम का होना जो है वो ऊर्जा का रूपांतरण ही तो है। मतलब जैसे ऐसा समझ के चले कि एक कोई वस्तु है, उसको मैंने इस हाइट पर रखा हुआ है, तो इसके पास क्या होगी भाई? तो आप कहेंगे इसके पास स्थितिज ऊर्जा होगी। मैं अगर इसको छोड़ देता हूं तो वो गति करने लगा। तो गति करने लगा मतलब गति एक एक्टिविटी होगी ना, चलना एक एक्टिविटी हो गया ना भाई। तो चल रहा है मतलब क्या कर रहा है वो थोड़ी पता है उसको कि मैं चल रहा हूं। उसको सिर्फ ये पता है कि भाई मेरे पास जो स्थितिज ऊर्जा थी उसको मैंने गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, बस। मतलब स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन गतिज ऊर्जा में हो रहा है, इसी घटनाक्रम को हम कहते हैं चलना, गति करना, मोशन में है, ठीक है ना। तो मतलब ऊर्जा से तात्पर्य सिंपली यह है कि किसी एक्टिविटी के होने में जो रिक्वायर्ड है हमें, वो क्या है भाई? एनर्जी, ठीक है। और इसी के आधार पर हम चर्चा करेंगे कि ऊर्जा के कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिनको उत्तम स्रोत कहें। भाई एनर्जी के तो बहुत सारे सोर्सेस हैं, ठीक है ना। जैसे हम ही कुछ काम करते हैं, हमें एनर्जी लगती है, हम कुछ फूड इंटेक लेते हैं। अभी खाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको पता है कौन से ऐसे खाने हैं, कौन सा ऐसा फूड आइटम है जिसको लेने से आपकी एनर्जी ज्यादा समय तक होती है? ऐसा कहते हैं ना, ये खाएंगे तो एक ज्यादा समय तक एनर्जी होती है, अच्छी एनर्जी आती है, ठीक है। जैसे हम जंक फूड्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देते तो भाई उससे एनर्जी कुछ नहीं आता है ना, सिर्फ टेस्ट आता है, मजा आता है। इसके अलावा एनर्जी वाली कोई बात तो होती नहीं है, आई थिंक नहीं होती है ना। और अपने पेरेंट्स भी ऐसा ही सोचते हैं कि भाई नहीं होती है, बट हम बच्चे तो सोचते हैं कि होती है ना। तो वो अलग मैटर हुआ थोड़ा सा, बट हमारे लिए वहां पे काम की चीज क्या थी? तो सिर्फ इतनी सी काम की चीज थी कि भाई कोई ऐसी स्रोत ढूंढे ना, कोई ऐसी सोर्सेस ढूंढे जहां से ज्यादा एनर्जी मिले। जैसे पेरेंट्स कहते हैं ना भाई फ्रूट्स खाओ, है ना, स्प्राउट्स खाओ, तो उससे क्या होती है? ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो मतलब वो उत्तम स्रोत हो गया ना, ठीक है। अगर हम जंक फूड्स खाते हैं वो उत्तम स्रोत नहीं है। जो हम फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, है ना, स्प्राउट्स खा रहे हैं, तो ये सब कहते हैं भाई इसमें से अच्छी एनर्जी मिलती है, ज्यादा ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हमें भी तो काम करना है ना, हमें भी तो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, हमें भी तो ऊर्जा चाहिए। तो मतलब आपको अब समझ में आ चुका होगा कि ऊर्जा क्या है, मतलब किसी कार्य को होने के लिए जो रिक्वायर्ड है, और भाई अच्छा क्या है, उत्तम क्या है, तो जिससे हमें एक अच्छी वैल्यू मिले एनर्जी की, वो उत्तम है। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक ऊर्जा को। तो ऊर्जा क्या है भाई? ऊर्जा है हमारा किसी कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर किसी काम को मुझे करना है, उस काम को करने के लिए मुझे क्षमता चाहिए, उसी क्षमता को हम ऊर्जा कह लेते हैं। और एक थोड़ा सा अलग तरीके से हम इसको सोचें, थोड़ा सा और इसको चलते थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। तो भाई हमारी जो ये पूरी यूनिवर्स है ना, इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक है मैटर और दूसरी है एनर्जी, ठीक है। क्या क्या है भाई? एक हमारे पास है टर्म मैटर और दूसरी है हमारे पास एनर्जी, ठीक है। मतलब इसको मैं ऐसा लिख लूं, सबसे छोटा कण, मैं द्रव्यमान लिख देता हूं, है ना। सुना सुना ऐसा शब्द थोड़ा लगेगा आपको। एक द्रव्यमान है और दूसरी क्या है भाई? ऊर्जा। मतलब कुछ इस प्रकार से कहें कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितने भी द्रव्यमान हैं उनके पास किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा है,
और इसी ऊर्जा के बेसिस पे उस पदार्थ को आपने कैटेगरी वाइज बांट दिया। जैसे आपने कह दिया एक कि भाई वो जीवित है, और दूसरे को हमने कह दिया मृत। मतलब एक को लिविंग और एक को नॉन लिविंग, एक को सजीव और एक को निर्जीव कह लूं, मैं ऐसा कह लेता हूं, एक को सजीव और एक को निर्जीव, ठीक है ना। एक हो गया मेरा सजीव जो जीवित है, और दूसरा हो गया एक मेरा निर्जीव जो कि मृत है, जो जीवित नहीं है, ठीक है। अब इससे क्या समझ में आता है भाई? तो इससे हमको एक बात समझ में आती है तो दोनों में ही द्रव्यमान, लेकिन उसकी ऊर्जा अलग अलग है। अगर उसके पास कुछ ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण वो सांस ले सकता है, ठीक है, चल फिर सकता है, तो वो भैया सजीव हो गया। लेकिन अब इसी में फिर से कैटेगरी दो जो मैंने बातें करी, एक सिर्फ सांस लेना और एक चल फिर पाना। अब कहेंगे जो जीव जंतु हैं वो तो चल फिर भी पाते, सांस भी लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधों की जब बात करते हैं तो सिर्फ सांस लेते, वो चल फिर थोड़ी पाते, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो जाता है भाई, एक जंतु हो जाते हैं और दूसरे पेड़ पौधे हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे क्या हो गए भाई, पेड़ पौधे हो गए। अब उसी प्रकार से निर्जीव की बात करते हैं तो निर्जीव में भी आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, मैं थोड़ा सा अलग से लिख देता हूं इसको। हम एक तरफ बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की, तत्वों की, और दूसरी तरफ सिंपली मैं बात कर लेता हूं पदार्थ की। अब आप कहेंगे ये क्या कैटेगराइजेशन पे कैटेगराइजेशन चालू है? तो देखिए, निर्जीव में तत्व कहने का मतलब वो एलिमेंट, जैसे आप कहते हैं भाई कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना, ऑक्सीजन, ये सब क्यों कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है भाई? सब तो बने वैसे ही न्यूक्लियस है ना, कि सबके पास क्या होगा, एक नाभिक होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक का चक्कर लगा रहे होंगे, उसमें प्रोटॉन होगा नाभिक में न्यूट्रॉन होगा, ये सब में ही होता है। चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, कोई सा भी हो, सब में होता है भाई। तो फिर क्या कारण है कि उसको अलग अलग नाम दिया कि भाई आयरन है, इसका गुण अलग है, कॉपर है उसके गुण अलग है। भाई आयरन उसमें जंग लग जाएगा, कॉपर है उसमें ग्रीन ग्रीन कलर का, उस पर भी आप कह सकते हैं कि एक ऐसा चीज जम जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप बात करते हैं कि भाई गोल्ड है, तो गोल्ड इतना महंगा है और उससे क्या कह सकते हैं कि पतले से पतले वायर्स बना सकता हूं मैं। इसी प्रकार से हम समझे तो भाई एनर्जी जो है सबकी अलग अलग है, ऊर्जा जो है वो सबकी अलग अलग है। अब सबकी ऊर्जा अगर अलग है भाई, मतलब जो तत्वों का कैटेगराइजेशन हुआ, जो आवर्त सारणी आपने पढ़ी है, वो सब उसी एनर्जी के बेसिस पर। मतलब आप ये समझिए ना, मैटर सब में है, द्रव्यमान सब में है, सजीव है, इसमें सेल्स हैं, है ना, कोशिकाएं हैं जिनसे बने हुए हैं। उसी प्रकार से निर्जीव है, इनके पास भी वही चीज है भाई, उसके नाभिक हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स सब में है। लेकिन फिर भी आपने देखा कि एक आवर्त सारणी है, उसमें धातु हैं, अधातु हैं, उपधातु हैं, अक्रिय गैसें हैं। उसी तरीके से मैं पदार्थ की सिंपली बात कर लेता हूं। तो पदार्थ जैसे मान लीजिए पत्थर की बात कर ली मैंने मिट्टी की बात कर ली, जिन पदार्थों में से ये तत्व मिल भी सकते हैं भाई, इन्हीं से निकाल करके तत्व बनाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के मुझे एक बात समझ में आ रहा है, इस पूरे ब्रह्मांड में वही द्रव्यमान, लेकिन उसकी ऊर्जा अलग अलग हुई, और अलग अलग ऊर्जा होने के कारण उनका जो बिहेवियर है, जो उनका रूप है, या मैं कहूं उनका जो कार्य विधि है, वो सब कुछ अलग अलग हो गई। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी बात करें, जैसे हमने जंतु लिख लिया, लेकिन अब इसी में हम अगर बात करते हैं तो मानव है, मानव में भी फिर कैटेगरी हो गई, मेल्स और फीमेल्स हो गए। फिर उसी तरीके से जैसे जंतु में बात करें तो आपको पता है बहुत सारे प्रकार के जंतु हैं, पक्षी हैं। मतलब सब कुछ खेल किसका है, इस एनर्जी का, इस ऊर्जा का। तो आई होप अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो एनर्जी वर्ड है, इसका कितना वास्ट रूप है, कितना बड़ा रूप है भाई, ठीक है। बहुत से तरीके की एनर्जी है ना, जो कार्य करने की क्षमता जिससे मिलती है वो बहुत से तरीके की है भाई, ठीक है। जैसे सूर्य ऊर्जा हो गया हमारा, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई हमारी, ठीक है। इसी तरीके से जो जीवाश्म ईंधनों से मिलती है वो हो गई एनर्जी, हीट एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो एनर्जी हो गई। मतलब बहुत सारे एनर्जी के टाइप्स हैं, ठीक है। एक एक करके हम देखेंगे, भी अभी चल रहे हैं उसी में, हम एक एक करके सब कुछ देखेंगे। तो अभी हमें एक डेफिनेशन चाहिए, उस डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं हम जरा। तो हम कहते हैं एनर्जी क्या है भाई, तो कार्य करने की जो क्षमता है, जिसके कारण हम किसी कार्य को कर पाते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं क्या, एनर्जी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। इसके विभिन्न रूप है, ठीक है, तथा ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं भाई, कि ऊर्जा जो है इसका रूप बहुत सारा है, इसको हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कहते हैं, परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं।
और इसी बदलाव को ही हम एक्टिविटी कहते हैं, कार्य का होना कहते हैं, ठीक है ना। हम हर बार इसका जो बदलाव हो रहा है इसी को हम कार्य का होना समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए और एक मैं कंसीडर करता हूं कि मान लीजिए आपके पास में ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट जल रही है, तो आपको क्या चाहिए था भाई? प्रकाश ऊर्जा चाहिए आपको। अब ट्यूबलाइट के लिए एक बात समझते हैं, ये हो गई हमारी ट्यूबलाइट। आजकल तो ऐसी आने लगी भाई चौकोर वाली ट्यूबलाइट, ठीक है ना। तो इसको क्या चाहिए? तो आप कहेंगे इसको एज अ इनपुट, है ना, एज अ इनपुट इसको मुझे देना पड़ेगा क्या भाई? तो इसको एज अ इनपुट मैं दूंगा विद्युत ऊर्जा। और ये जो ट्यूबलाइट है इसका कार्य क्या है, ये कर क्या रहा है? तो ये जो ट्यूबलाइट है, ठीक है ना, ट्यूबलाइट हो गया या बल्ब हो गया, किसी की भी बात कर ले, तो भाई इसका मुख्य रूप से काम सिर्फ इतना सा है कि इस विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित कर दे किसके अंदर? प्रकाश ऊर्जा के अंदर, ठीक है। ये बल्ब जल रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? इस बल्ब में यही तो हो रहा है, इसको क्या दे रहे? विद्युत ऊर्जा दे रहे, इसको इसने प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरा कार्य का जो होना था वो क्या था भाई? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दीजिए, हो गया मेरा कार्य। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दीजिए, मेरा काम हो गया। तो इस ट्यूबलाइट का मुख्य रूप से क्या काम था? तो परिवर्तित करना, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना, बदलना ही इस ट्यूबलाइट का काम था। सिंपल है। अब इसी प्रकार से अगर और भी कुछ हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं किसी व्हीकल की, ठीक है, एक कार है, ठीक है भाई, इसको क्या चाहिए? इसको कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए, क्योंकि इसको किस में तब्दील होना भाई? इसको गतिज ऊर्जा में तब्दील होना है, इसको चलना है, इसको गतिज ऊर्जा में ले आना है। तो इसको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। तो आपने कहा भाई इसको डीजल दे दीजिए, पेट्रोल दे दीजिए, मैं इसको डीजल दे देता हूं, ठीक है, चलिए ये दिया इसको डीजल। अब इसने क्या किया भाई? डीजल मतलब क्या है? ये एक जीवाश्मी ईंधन है, ठीक है। इसको क्या कर रहा है भाई? इसको जलाएगा, इसका क्या होगा? बर्निंग होगा, मतलब इसको परिवर्तित करेगा। किसमें परिवर्तित कर देगा? परिवर्तित कर देगा गतिज ऊर्जा में। अब ये डीजल को कई सारे प्रोसेस के साथ में ले आकर के गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मतलब इस डीजल को सबसे पहले क्या करते हैं भाई? तो इस डीजल को सबसे पहले जलाते हैं, तो मैं लिख दिया जलाना। जलाने से यहां पे क्या बनेगा भाई? तो यहां पे बनेगी ऊष्मा, ठीक है। इस ऊष्मा से क्या करेंगे भाई? तो इस ऊष्मा से हम एक पिस्टन चलाते हैं, वही पिस्टन हमें क्या करता है भाई? धकाता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो मतलब इंटरनल स्टेप्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के किसी कार्य का होना क्या है भाई? ऊर्जा का परिवर्तन है। आप देखिए यहां पे जो ऊष्मा मिली है, जो हीट एनर्जी मिली है, इसी हीट एनर्जी को परिवर्तित किया हमने किसमें? गतिज ऊर्जा में। तो यहां से एक लाइन और समझेंगे कि ऊर्जा के लिए ऊर्जा हमेशा ही संरक्षित है, यह कभी नष्ट नहीं हो सकती। मतलब ऊर्जा को ना तो आप बना सकते हैं, ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है भाई? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, बदल सकते हैं हम उसका रूप। जैसे हमने प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया विद्युत ऊर्जा को, या फिर हम एक मोटर, एक जनरेटर यूज करते हैं और एक मोटर यूज करते हैं। दोनों में ही क्या होता है भाई? तो जनरेटर में आपको जैसे कि पता है हम क्या करते हैं? हम उसको यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और वो हमें विद्युत ऊर्जा देता है, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। और मोटर में जैसे कि आपके पंखे में जो लगा उसको आप विद्युत ऊर्जा देते हैं, वो यांत्रिक ऊर्जा आपको देती है। मतलब समझ में आता है हमें कि भाई यहां पे ऊर्जा का रूप परिवर्तन हो रहा है सिर्फ, ठीक है ना। उसके लिए रूप परिवर्तन करने के लिए जरूर हमें कुछ एपरेटस लग रहे हैं, और उस एपरेटस द्वारा जो रूप परिवर्तित किया जा रहा है यही मेरा उससे काम है, ठीक। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, जरा देखते हैं। ऊर्जा का स्रोत एक लंबी अवधि तक सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। जो ऊर्जा के स्रोत है, ये तो बात ऊर्जा की होगी, लेकिन चैप्टर हमारा क्या था भाई? ऊर्जा के स्रोत। तो स्रोत से मतलब क्या है? मतलब एक ऐसी जगह जहां से हम बहुत सारा ऊर्जा प्राप्त कर सके, लंबे समय तक हम उससे ऊर्जा प्राप्त कर सके, वो खत्म ना हो। हम आइडियली क्या चाहते हैं? हम आइडियली तो भैया एक ऐसी जगह चाहते हैं जहां से एनर्जी लेते रहे, खत्म ही ना हो। जैसे आप इमेजिन करो कि भाई आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना है, भले आप कितना ही फैन चलाएं, कितना ही ट्यूबलाइट यूज करें, है ना, हीटर यूज करें, गीजर यूज करें, एसी यूज करें, इंडक्शन मशीन यूज करें, टीवी यूज करें, कितना भी यूज करें, बिजली बिल ही ना है। अब इससे इंटरेस्टिंग सा क्या होगा भाई? बड़ा मजेदार सी चीज है, बिजली बिल ही नहीं आ रही, खूब इस्तेमाल किए जा रहे। तो हमारे हिसाब से तो उत्तम स्रोत ही हो गया, लेकिन ऐसा होगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं, कहीं ना कहीं तो विद्युत को बनाने के लिए किसी दूसरा ऊर्जा को परिवर्तित किया जा रहा होगा।
हमने क्या पढ़ा कि ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है, मतलब जो बिजली हमारे घर में आ रही है वो किसी दूसरे ऊर्जा से रूपांतरित होकर के आ रही है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऊर्जा के स्वरूप है जहां से इसको रूपांतरित करके लाया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो भाई जैसे तापीय संयंत्र है, ठीक है, तापीय संयंत्र। अब तापीय संयंत्र की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे क्या करते हैं भाई, हीट प्रोड्यूस करते हैं, ऊष्मा, तापीय है ना, ऊष्मा निकालेंगे, उस ऊष्मा को हम दे देते हैं पानी को स्टीम होने के लिए। आपने क्या किया, एक ऐसा कंटेनर लिया, इस कंटेनर को हमने दे दिया भैया, यहां पे जलाई आग और इसको गर्म किया, इसमें क्या भरा, इसमें भरा पानी, यहां से बदल जाएगा स्टीम में, और इस स्टीम को दे दूंगा मैं एक यहां बेल्ट, उस पे फैन पे। अब क्या करेगा भाई, तो ये स्टीम जब इसके ऊपर पड़ेगा तो ये फैन रोटेट होगा और इसको जनरेटर से हमने कनेक्ट कर दिया, तो यहां मुझे विद्युत ऊर्जा मिल जाएगी। मतलब यहां पे मुझे क्या देना पड़ा, यहां पे मुझे इसको देना पड़ा हीट। अब ये हीट देने के लिए यहां किसी न किसी को जलाना पड़ेगा। अब जलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ऐसे स्रोत लगेंगे जिनको मैं जलाऊंगा। जैसे मैं इसको जलाने के लिए क्या जला सकता हूं भाई, तो मैं कह देता हूं भाई जीवाश्मी ईंधन को जला दिया। अब जीवाश्मी ईंधन क्या होते हैं भाई, तो जीवाश्मी ईंधन का मतलब हो गया कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, ये कैसे ईंधन है, जीवाश्मी, जो जीव के अंश से बने हैं। जीव का अंश मतलब भाई वैसे ईंधन के स्रोत, मतलब वैसा ईंधन है ये जब लाखों सालों तक पेड़ पौधे, बहुत सारे पशु पक्षी जो है वो पृथ्वी तल के नीचे दबे रह गए। अब दबे रह जाने के कारण उनमें कार्बन की जो परसेंटेज है वो बढ़ती चली गई, वो अपघटित होते गए, अपघटित होते गए। किसके भाई, तो बिना ऑक्सीजन के अपघटित हुए हैं वो। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर अपघटित होते तो उसमें कार्बन बचती नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर उड़ जाती। वो क्या हुआ भाई, बिना ऑक्सीजन के अपघटित हो रहे हैं, तो उनके पास कार्बन जमा हो गया बहुत सारा। और जलाना जो होता है ना, ये होता है ये क्या, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। ये किसके साथ में, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन ही होता है, जिसको हम बर्निंग कहते हैं, जलाना कहते हैं, जिसे हीट मिलती है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इनके पास बहुत सारा कार्बन जमा हो रखा था, हमने उसको इस्तेमाल कर लिया और उससे हमने हीट प्राप्त की, जिससे स्टीम इंजन बना, स्टीम बना बेसिकली। हमने यहाँ पे क्या बनाया भाई, यहाँ पे हमने एक बना दी टरबाइन, फैन लगा दिया, जिसको हमने स्टीम दिया तो इसने घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब समझ में आता है कि भाई इस तरीके से हम एक ऊर्जा प्राप्त करते हैं जिसको हम तापीय संयंत्र कहते हैं। अब ये जलाने के लिए यहाँ जीवाश्म ईंधन आया, जीवाश्म ईंधन की जगह पे आप चाहें तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज कर सकते हैं भाई। तो मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन ये ऊर्जा का रूपांतरण है, ऊर्जा का जब रूपांतरण होगा मतलब वो ऊर्जा खत्म भी होगी। तो हमें ऐसे ऊर्जा का चयन करना है, ऐसे ऊर्जा स्रोत का चयन करना है जहां से लंबे समय तक हम एनर्जी ले सकें। ऐसा ना हो कि थोड़ी देर में खत्म हो जाए। जैसे कोयला को क्यों चूज करना है, क्योंकि कोयला है ना थोड़े लंबे समय तक हमको ऊर्जा दे सकता है। अब उसकी जगह पे है ना, कोयले की जगह पे अगर हम एक बात करें कि हमने जो कृषि अपशिष्ट होता है उसको रखा, उसे जलाना शुरू किया, तो आपको पता है इतना सारा अगर कृषि अपशिष्ट जलाऊंगा तो थोड़ी सी मात्रा में ऊष्मा निकलेगी और तुरंत ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर उसी की जगह पे कोयला जला रहे हैं तो भाई कम कोयले को भी जलाएंगे तो थोड़ी देर तक वो हमें ऊष्मा प्रदान करेगी, कम मात्रा जलाएंगे तो भी हमें देर तक ऊष्मा प्राप्त होगी। मतलब ऊर्जा का स्रोत एक लंबी अवधि तक सुविधाजनक रूप से, सुविधाजनक भी होना चाहिए भाई, है ना। सुविधाजनक का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लमैटिक ना हो। प्रॉब्लमैटिक नहीं होने का तात्पर्य होता है कि जैसे सुरक्षित हो, वो ले जाना ले आना उसको आसान हो, जलाना आसान हो, उसका प्रयोग आसान हो, मतलब सुविधाजनक हो। ठीक है, और पर्याप्त मात्रा में हमको वो ऊष्मा प्रदान कर सके, ऊर्जा प्रदान कर सके। ठीक है भाई, अब हम बात कर लेते जरा ऊर्जा के उत्तम स्रोत फिर होंगे क्या, जो ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो कि हमने अभी देखा कि भाई सुविधाजनक रूप से लंबे समय तक हमको ऊष्मा दें या ऊर्जा दें। ऐसे कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, तो उन्हीं स्रोतों को हम कहते हैं क्या भाई, ऊर्जा के उत्तम स्रोत। कौन कौन से, कैसे कैसे, तो एक बात समझिए, अपने हिसाब से उत्तम का मतलब क्या समझ में आता है, किसको कहें कि ये उत्तम स्रोत है। तो मुझे तो जो समझ में आता है मैं जरा लिखता हूं और आप भी इसको सोचेंगे कि बिल्कुल क्या ऐसा ही कुछ होगा। तो एक चीज तो सबसे पहले समझ में आता है कि वो सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध हो। मतलब सबसे पहली बात करूं तो मैं कहता हूं भाई उपलब्धता। ठीक है, उपलब्धता। अब भाई एक बात समझ में आता है कि कोई चीज है
वो बहुत अच्छा ऊष्मा का स्रोत है लेकिन उपलब्ध ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई भाई। तो सबसे पहली चीज क्या आती है? उपलब्धता, एबिलिटी हो, मिल जाए आपको, आसानी से ये चीज मिल जाए। तो पहला फैक्टर समझ में आता है भाई कि जो भी ऊष्मा के लिए, ऊर्जा के लिए मुझे चाहिए वो उपलब्ध हो आसानी के साथ। दूसरा, इसकी जो कैलोरीफिक मान होगा, कैलोरीफिक मान का मतलब इस सिखाता हूं, कैलोरीफिक मान जो होगा वो उच्च हो। अब कैलोरीफिक मान क्या है इसकी बात कर लेते हैं। कैलोरीफिक मान से तात्पर्य यह है कि आप ऐसा समझ लीजिए कि मैंने 1 केजी कोयले को जलाया, 1 केजी क्या जलाया भाई? कोयला। और ऐसे ही मैंने 1 केजी जलाया भाई कृषि अपशिष्ट। ठीक है, मैं 1 केजी जला लेता हूं कृषि अपशिष्ट। अच्छा, अब इसी प्रकार से मैं और बात करूं तो मैं कह लेता हूं कि 1 केजी, मैं वेट में मेजर कर लेता हूं जरा गैस को। मैं कहता हूं 1 केजी अगर मैंने जलाया भाई एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इन तीनों में से बेहतर, मुझे तीनों से ऊष्मा ही चाहिए, तो तीनों में से बेहतर ऊष्मा कौन देगा, कैसे पता चलेगा? तो हमने कैलोरीफिक मान निकाला, इसी को हम कैलोरीफिक मान कहते हैं। क्या किया हमने 1 केजी ईंधन, लिख देता हूं मैं इस पदार्थ की जगह पे, 1 केजी किसी ईंधन को जलाया। ईंधन का मतलब क्या होता है भाई? वैसी चीजें जिनको हम बर्न आउट करें, जलाएं और उसमें से हम ऊर्जा प्राप्त करें, उसको ईंधन कहते हैं। ऐसे मटेरियल जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, दैट इज ईंधन। तो भाई मैंने 1 केजी कोई सा भी ईंधन जलाया, ठीक है, और इसको जलाने पर, ठीक है, इसको जब हमने जलाया, कैसा? पूर्ण रूप से जलाया। 1 केजी ईंधन को जब मैंने पूर्ण रूप से दहन किया, पूर्ण रूप से जलाया, तो इससे जितनी ऊष्मा निकली, ठीक है, इससे जितनी ऊष्मा निकली, इसी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं भाई? इसी ऊष्मा को हम कहते हैं कैलोरीफिक मान। ठीक है, तो मतलब ऐसा मैं लिख लूं, ऊष्मा अपॉन में कितना? 1 केजी ईंधन, मतलब 1 केजी ईंधन को जलाने पर जितनी ऊष्मा निकलती है उसी को, उस ईंधन का क्या कहेंगे? कैलोरीफिक मान। अब बारी इसकी यह आती है कि इसको जो जलाना है वो कंप्लीट कंबशन करना है, पूर्ण रूप दहन करना। पूर्ण रूप से दहन मतलब उसको जलने के बाद उसकी राख भी नहीं बचनी चाहिए। अगर राख भी बचती है मतलब वो अपूर्ण दहन है। ठीक है, ये आपने केमिस्ट्री में भी सीखा होगा, पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन। पूर्ण दहन का मतलब कि वो कंप्लीटली बर्न आउट हो, जब पूरी तरीके से जल जाए, कुछ भी उसमें राख तक नहीं बचना चाहिए। और अपूर्ण दहन का मतलब उसमें धुआं हो रहा है, आखिरी में जलने के बाद में उसमें राख बच जा रही है, तो वो अपूर्ण दहन है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? पूर्ण दहन की। कंप्लीटली जला दिया, कुछ नहीं बचा। जैसे आप एलपीजी गैस जो जलाते, कुछ बचता है क्या? क्या वो धुआं छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता। तो मतलब इसी प्रकार से मैंने उसको पूरी तरीके से अगर जला दिया, चूंकि अब जैसे कोयले की बात करूं, कृषि अपशिष्ट की बात करूं, तो ये एक लेबोरेटरी में ही परफॉर्म की जा सकती है कैलोरीफिक वैल्यू। आप घर पे नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐश बच जाएगा, कुछ ना कुछ राख बच जाएगा। तो मतलब जो भी ऊष्मा मिल रही है मुझे कंप्लीट कंबशन पे, कितने में? 1 केजी को जलाने पे, इसी वैल्यू को हम कहते हैं क्या? उसकी कैलोरीफिक मान। अब आपको पता है कि अगर मैं इन तीनों में बात करूं, तो जैसा कि मुझे 1 केजी अगर कोयले में बात करते हैं, 1 केजी एलपीजी में बात करते हैं, तो इसमें मुझे करीब 50 किलो जूल मिल जाता है एलपीजी में। अगर मैं कोयले में बात करता हूं तो यहां पे कोयले की क्वालिटी पे निर्भर करता है, फिर भी 20 से 30 किलो जूल मिल जाता है, लेकिन कोयले की क्वालिटी पे निर्भर करता है। अब कोयले की क्वालिटी से क्या तात्पर्य है? तो भाई कोयला कई प्रकार का आता है, उस कोयले में कार्बन की परसेंटेज पे निर्भर करता है कि उसमें कार्बन कितने प्रतिशत है। ज्यादा कार्बन का परसेंटेज होगा, अच्छा कोयला है। इसलिए मैं रेंज लिख रहा हूं कि 20 से 30 किलो जूल। अब कृषि अपशिष्ट की बात करें तो भाई इसमें क्या जला रहे हैं? पुआल जला रहे हैं, क्या जला रहे हैं? तो मतलब मान के चलिए इसमें अप्रोक्सीमेटली 5 है ना, 0 से 5 किलो जूल। ठीक है, 0 तो नहीं लिखता, मैं सिंपली लिख दे रहा हूं 5 किलो जूल के आसपास, है ना। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि आप क्या जला रहे हैं मुझे नहीं पता, है ना। तो एक बात तो समझ में आती है कि बहुत सारा कृषि अपशिष्ट, जैसे पुआल की बात करते हैं, खूब सारा जलता है भाई, ठीक है, मिलता बहुत कम एनर्जी। कुल मिलाकर के इन सभी में क्या समझ में आया, किसको जलाए? तो भाई कोयले को जला रहे हैं तो सिर्फ 20 से 30 किलो जूल, एलपीजी को जला रहे हैं तो 50 किलो जूल। और इसी तरीके से हमारे पास एक और है मेथेन, CH4 मीथेन कहते हैं। इसकी जो कैलोरीफिक मान है वो है 150 किलो जूल।
आप कहेंगे फिर इसको क्यों नहीं यूज करते, ये तो बड़ा अच्छा सा है ना भाई, 150 किलो जूल की एनर्जी दे रहा है, ये तो बहुत अच्छा हो गया, एलपीजी से 3 गुना चलेगा, ये तो बड़े मजेदार है। लेकिन मैं कहूंगा कि भाई एलपीजी जो है, ठीक है, जिसमें ब्यूटेन भरते हैं हम, ये जब इतना खतरनाक है, कई बार को अगर इसमें फट जाता है या कुछ होता है, बहुत डेंजरस होता है। तो मीथेन तो भाई 150 किलो जूल, ये और डेंजरस हो जाएगा, ठीक है। मतलब मुझे जो ध्यान में रखना है, अगर यहां से समझ में आया है, तो ये बात कि भाई इसका कैलोरीफिक मान जो है वो एक उच्च हो, ठीक है, लेकिन सुरक्षित हो। तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक उच्च कैलोरीफिक मान। और अगली अगर बात करते हैं तो भाई कैसा होना चाहिए, सुरक्षित भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भैया, सुरक्षित। भाई बहुत ज्यादा हानि ना पहुंचे, बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। पता चले मीथेन आपने भर करके इसको जलाना शुरू कर दिया, घरों में प्रयोग करना, अगर उससे कुछ डिजास्टर होता है, मतलब कुछ घटित होता है, तो वो लिटरली वो डिजास्टर ही होगा भाई, बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। मतलब कैसा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है। अगली क्या बात होती है भाई कि भंडारण अच्छा हो। अब भंडारण से क्या तात्पर्य भाई, मतलब उस चीज को हम स्टोर कर सके, ठीक है ना। जैसे आपको अगर मैं कहूं कि भाई जो कृषि अपशिष्ट होता है, जो पुआल होता है, मतलब जैसे धान की कटाई के बाद जो बचता है, गेहूं की कटाई के बाद जो बचता है, उसको भी जलाएंगे तो ईंधन, तो मतलब ईंधन के रूप में जला तो सकते हैं, ऊष्मा तो मिलेगी ना। लेकिन आप सोचिए उसको कितना ज्यादा मात्रा में कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा जलाएंगे तो थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी। तो मतलब ऐसा भी ना हो कि उसका भंडारण दिक्कत भरा हो, ठीक है ना। जैसे उपले की बात करें, बहुत सारा जगह घेरता है भाई, है ना। अगर उसी जगह पर हम कोयले का प्रयोग करते तो कम जगह घेरता। तो मतलब भंडारण कैसा हो, भंडारण रख रखाव उसका उचित हो, बहुत ज्यादा जगह ना घेरे, ठीक है। सुरक्षित हो, उसका भंडारण भी भाई सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं, भंडारण के लिए भी सुरक्षित होना चाहिए। और क्या भाई, तो और मैं कह सकता हूं कि उसको ले जाना ले आना आसान हो, है ना। मतलब इसका परिवहन जो है, इसका परिवहन भी कैसा होना चाहिए, आसान होना चाहिए। अब परिवहन आसान से क्या तात्पर्य है भाई कि मैं एक जगह से दूसरी जगह लेके कैसे जाऊं। अब आपने बहुत सारा ऊष्मा के रूप में प्रयोग करने के लिए रख लिया है क्या, कृषि अपशिष्ट। अब ले चलिए भाई, ट्रक के ट्रक लोड करके ले जाएंगे, फिर भी पता चलेगा 1 महीने 15 दिन के अंदर ही वो खत्म हो गया भाई, मतलब उसमें से बहुत सारा ऊष्मा मिला भी नहीं, और मुझे बहुत सारा उसमें कॉस्ट लग गया ले जाना ले आना, ठीक है ना। परिवहन का और भी चीजें समझ सकते हैं, जैसे जो तापीय संयंत्र जो बना रहे थे, जहां पे हमने जलाने के लिए क्या कोयला इस्तेमाल किया था, अब भाई उठा करके ऐसा काम किया कि कोयला जो जनरली जो हमारे यहां मिलता है, मतलब जो हमारे इंडिया में जहां पे मिलता है, वो है एरिया झारखंड। एमपी का एरिया की बात करें तो ये शहडोल का कुछ हिस्सा जो पीछे की तरफ ये मिलता है, ये पूरा एरिया जहां पे सबसे ज्यादा कोयला मिलता है। और हम तापीय संयंत्र ले जाकर के राजस्थान में बना दिए, तो अब क्या होगा भाई, अब कोयला को ढो ढो करके ले आइए, कोयले को वहां से ढो ढो करके कहां ले आएंगे, राजस्थान लाएंगे। तो भाई ले जाने ले आने की कॉस्टिंग ही बहुत सारी बढ़ गई। मतलब एक तो ये भी फैक्टर होता है परिवहन में, और दूसरा आसान का मतलब कि ले जाना ले आना, ढोना जो है उसका वो आसान रहे। मतलब जैसे हम एलपीजी को ढोते हैं, एलपीजी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ले आते हैं, तो आपको पता है बिल्कुल पैक कंटेनर चाहिए, कहीं से लीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो दिक्कत भरा मामला हो जाएगा भाई। पेट्रोलियम ले जाते हैं, या फिर अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं, डीजल की बात करते हैं, आपको पता है पेट्रोल पंप्स तक ये टैंकरों में भर के ले जाया जाता है, तो इसका ले जाना ले आना जो है वो आसान हो, सुरक्षित हो, ठीक है। मतलब इस प्रकार से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम चयन करते हैं किसी एक अच्छे ईंधन की, कि भाई ये जो ईंधन है वो बहुत अच्छा है, उससे जो मुझे ऊर्जा मिल रही है वो सुरक्षित भी है, भंडारण आसान है, ले जाना ले आना आसान है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला तो ये भाई कि प्रति एकांक जो द्रव्यमान है उसका वो अधिक कार्य करे, मतलब उच्च कैलोरीफिक मान हो, जो हमने अभी चर्चा करी कि उसका वैल्यू जो है कैलोरीफिक मान जो जलाने के बाद जो मुझे ऊष्मा मिलने वाली वो ज्यादा मिले। अगली बात करता हूं, सस्ता एवं सरलता से सुलभ हो। सुलभ हो मतलब क्या भाई, उपलब्धता उसकी आसान हो। जैसे हमने यहां पे सिर्फ उपलब्धता लिखी थी, एक और टर्म यहां से मुझे मिल रहा, सस्ता भी होना चाहिए। अब पता चले उपलब्धता है और बहुत महंगा है, तो भाई जनरली तो ऐसा होता है कि जिसकी उपलब्धता अच्छी हो वो चीज सस्ती होती है, उपलब्धता अगर कम होती है तो महंगी होती जाती है। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी हैं वो महंगे होते जा रहे हैं, वो महंगे हैं क्यों, क्योंकि उनकी उपलब्धता कम है, थोड़े से मात्रा में उपलब्ध है, और कुछ देशों के ऊपर पूरा विश्व निर्भर है।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया वो महंगा हो रहा है। तो मतलब एक चीज की सुगम हो, इजीली अवेलेबल हो और सस्ता होना चाहिए, तभी तो सबके अप्रोच में आ पाएगा। अगला, भंडारण तथा परिवहन आसान हो, जिसके हम अभी चर्चा कर रहे थे कि मतलब उसका भंडारण, उसका रखने का, उसको स्टोर करना आसान हो, लंबे समय तक हम उसको स्टोर कर सकें, उसको ले जाना ले आना इजी हो। ठीक है, जैसे आपका इसमें एक एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे आपको पता है पेट्रोल पंप्स तक में जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो तो इजीली चली जा रही है, इजीली ले जाया जा रहा है, बहुत सारा मात्रा एक साथ ले जाया जा सकता है। लेकिन उसी जगह पे हम अगर अभी बात करते हैं तो भाई कंप्रेस्ड जो नेचुरल गैस है वो बहुत कम जगह पे मिल पा रही है, बहुत कम लोग उसको यूज कर पा रहे हैं। कारण क्या है? उसका परिवहन बहुत टिपिकल है। जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है उसको बहुत बड़े टैंकरों में भर के नहीं ले जा सकते, उसको छोटे छोटे सिलेंड्रिकल टैंकर्स में भर के ले जाना होता है। मतलब ऐसा कहूं कि एक ट्रक में अगर मुझे पेट्रोलियम पदार्थ, जैसे मान लीजिए पेट्रोल भरना है, तो एक बड़ा सा टैंकर लिया, उसमें पेट्रोल भर के ले जाइए। ठीक है, उसमें भी बहुत मेहनत होती है, ऐसा नहीं कि बहुत पतले खोल का जिसमें पानी भर के ले जाते उसमें पेट्रोल भर के ले जा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, उसमें मेहनत लगती है। बट उसके कंपैरिजन में मैं सीएनजी की बात करूं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की अगर मैं बात करता हूं, तो इसको ले जाने के लिए उसी ट्रक पे बहुत ही पतले पतले से सिलेंडर्स बनाने पड़ते हैं। मतलब क्या होता है, एक बड़े से टैंकर नुमा सिलेंडर में नहीं भर सकते, पतले पतले सिलेंडर्स में भरना होता है ताकि ये कंप्रेस्ड रहे, इसका प्रेशर रिलीज ना हो, गैस है ये। तो मतलब उसका परिवहन थोड़ा सा टिपिकल है, कंपैरेटिवली टिपिकल है। ठीक है ना। और भंडारण की बात करें तो फिर से भंडारण में भी बात करूं तो फिर से इसको बड़े टैंकर में स्टोर नहीं कर सकते, इसको छोटे छोटे वैसे ही पतले पतले टैंकरों में स्टोर करना पड़ता है। तो मतलब क्या है भाई, भंडारण और जो परिवहन है उसमें आसानी हो। अब चूंकि हमने इस तरीके से इजाद कर लिया उसको, तो ले जाना लेना अभी कंपैरेटिवली आसान ही कहेंगे, बट जब कंपेयर करेंगे हम पेट्रोलियम पदार्थ के साथ में तो भाई टिपिकल है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रयोग करने में आसान हो, सुरक्षित हो। जैसे हमने सुरक्षित की बात करी थी, तो ये प्रयोग करने में सुरक्षित होना चाहिए। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया अभी एलपीजी का और मिथेन का। भाई एलपीजी में हम ब्यूटेन भर रहे हैं और उसका जो प्योर फॉर्म है मिथेन पड़ा हुआ है, तो मिथेन अगर भरते तो अच्छा होता ना भाई, 150 कैलोरीफिक जूल मिलता, किलो जूल मुझे मिलता। मतलब जो सिलेंडर आपके घरों में अभी 2 महीने में भराना पड़ता है वो 3 गुना हो जाता भाई। ठीक है, मतलब 6 महीने बाद भरना पड़ता है, साल भर में 2 ही सिलेंडर लगते हैं, बड़ा मजा आता है। लेकिन भाई वो सुरक्षित उपयोग लायक नहीं है, उसका उपयोग सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। ठीक है ना। जैसे हमने एलपीजी को यूज किया तो उसके लिए आपने देखा है कि उस पर रेगुलेटर्स लगाते हैं, रेगुलेटर से वो पाइप के जरिए बर्नर्स में आती है, फिर बर्नर्स पे भी हम नॉब लगाते हैं जिसके जरिए हम उसको इस्तेमाल कर सके। अगर इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो आपको पता है कितना ज्यादा परेशानी खड़ा हो जाता है भाई। तो मतलब सुरक्षित हो, प्रयोग करना उसको आसान हो। अब ऐसा नहीं कोई ऐसी मैकेनिज्म हो जिसको इजीली कोई हैंडल ही नहीं कर सकता, ऑपरेट ही नहीं कर सकता, तो वो भी ऊर्जा स्रोत मेरे बहुत ही ज्यादा काम की नहीं है। अगला, पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई आज के समय के हिसाब से। चूंकि इस चैप्टर से जो आपको क्वेश्चन भी आना और जो समझना भी है ना, वो कहीं ना कहीं इसी शब्द के इर्द गिर्द घूमता रहेगा पूरा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चलने वाला चैप्टर है, तो पर्यावरण को प्रदूषित ना करें इस पे मुझे बहुत विस्तृत कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आप खूब सारे इसके ऊपर ऐसे लिख लिख करके आ रहे हैं, है ना। पर्यावरण प्रदूषण पे खूब सारे पोस्टर बनाए, खूब सारे ऐसे लिखे, खूब सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए। तो क्या है भाई इसका मतलब कि पर्यावरण प्रदूषण से सीधा तात्पर्य इतना सा है कि मैं अगर उस फ्यूल को, उस ऊर्जा के स्रोत को इस्तेमाल कर रहा हूं तो उससे कोई ऐसे इफेक्ट्स ना हो हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारे लिए उल्टा पड़ जाए। जैसे हम बात करते हैं जीवाश्म ईंधनों की, जैसे हम बात करें कोयला की, पेट्रोलियम की, ये जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे इस एनवायरमेंट में जाएगा तो हमारे एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ाता चला जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है भाई, हमारी पूरी पृथ्वी गर्म हो रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलेंगे, नदियों में पानी बढ़ेगा, नदियों में पानी बढ़ेगा, समुद्रों में पानी बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा और हमारी पृथ्वी का एक हिस्सा बामुश्किलात तो सूखा है जिस पे हम रह पाते हैं, 3 हिस्सा पानी है, और जो बर्फ के रूप में जमा है वो भी अगर पिघल गया तो भैया ये तो पूरी तरीके से पृथ्वी पानी में ही समा जाएगी, डूब जाएगी, सूखा स्थल बचेगा ही नहीं। तो मतलब ये तो बड़ा ही, मतलब एक चेन में अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसी प्रकार से और भी चीजें हैं, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात कर लेते हैं, उसको
नाभिकीय ऊर्जा को हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल, लेकिन उसके विकिरण खतरनाक है, ठीक है ना। तो मतलब वो पर्यावरण में बहुत सारे नुकसान पहुंचा रहे। तो कहने का मतलब पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करना चाहिए। इस तरीके के जो स्रोत होंगे उनको ही हम कहते हैं भाई क्या, ऊर्जा के उत्तम स्रोत। और इनको प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से तरीके जहां से इनको प्राप्त कर सकेंगे। तो देखिए भाई, न्यूक्लियर, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। अगला भाई कोल, कोयला जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगला हमारे पास क्या है, विंड, हवा। हवा जो बह रही है उसके जरिए भी हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं भाई। विंड मिल्स लगा देते हैं, उसके ब्लेड्स घूमते हैं, उसके पीछे हम लगाते हैं एक जनरेटर, वो जनरेटर हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करती है। और आपने बहुत सारे देखे होंगे, है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में जहां थोड़े से पठारी क्षेत्र भी हो, जहां पे हवाएं हमेशा बह रही हो, वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद भाई पानी। अब पानी से कहेंगे कैसे, तो भाई पानी से इस प्रकार से कि बांध बनाते हैं, बांध का पानी रोकते हैं, उसको क्या कहते हैं, बहाना शुरू करते हैं, और जब वो बहता है तो उसके रास्ते में हम टरबाइन लगा देते हैं जिसके ऊपर वो गिरता है पानी, और उसको जनरेटर को देके विद्युत धारा प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद भाई बायोमास। बायोमास मतलब जैसे हम गोबर गैस का एग्जांपल ले लेते हैं, गोबर को सड़ने देते हैं, सड़ने से उसमें से मीथेन गैस मिलती है हमको, ठीक है, और उसका प्रयोग हम कर लेते हैं भाई जलाने के लिए, ठीक। तो मतलब बायोमास आ गया, ये भी एक तरीके से एनर्जी सोर्स ही है। और है भाई नेचुरल गैस है, ठीक है, जिसकी हम बात करते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की। ऑयल है, ऑयल की जब हम बात करते हैं तो ऑयल मतलब भैया जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम वाले जो ऑयल है प्राप्त हो रहे हैं, हम उनकी बात करना चाह रहे हैं। मतलब हम पेट्रोल की बात करना चाह रहे हैं, डीजल की बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, केरोसिन की बात करना चाहते हैं। और है हमारे पास भाई सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी आपको पता है सूर्य से जो प्राप्त उसमें है, इसके बहुत सारे अनुप्रयोग है। जैसे आप तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम कोई चीज सुखाने के लिए जो यूज करते हैं डायरेक्ट यूज करते हैं, सोलर कुकर में इस्तेमाल करेंगे खाना बनाने के लिए, डायरेक्ट यूज है। इनडायरेक्टली भी यूज करेंगे तो भाई सोलर प्लेट रख देते हैं, उसमें सूर्य ऊर्जा पड़ता है, उससे हम विद्युत धारा प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर के ऊर्जा के ये सारे स्रोत आपने देख रखे हैं आपके आसपास में ही। अब कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा बेहतर है, वो हम इन पैटर्न्स पे तय कर सकते हैं, ठीक है ना। इन पैटर्न्स पे हम तय कर सकते हैं। जैसे हम कोल की बात करते हैं तो भाई लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है, मतलब आसानी से हर जगह उपलब्धता नहीं है। कैलोरीफिक मान उच्च है लेकिन बहुत ऊंचे नहीं है। फिर परिवहन और भंडारण ठीक है भाई, इसका सच बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, इसमें प्रयोग करने में भी आसान है, लेकिन यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है। वही हम अगर बात कर लेते हैं जैसे सोलार एनर्जी की, तो सोलार एनर्जी कैसी है भाई, तो सोलार एनर्जी के लिए बहुत बड़ा लैंड चाहिए जिस पे इसको प्लांट करूंगा, उससे जो ऊर्जा मिलेगी उसमें पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होगा, सुरक्षित भी होगा। इसको ले जाना ले आने की कोई इस प्रकार से आवश्यकता है नहीं। मतलब अगर आपके पास में सोलार प्लेट को ही ले जाना ले आना है, वो जहां पे लगा दिया वहां पे बन रही है, लेकिन इसके कुछ दिक्कतें हैं। अब मान लीजिए वैसे एरिया जहां पे हमेशा बारिश ही होती है, वैसी जगह पे ये भाई बहुत काम का नहीं है। ऐसा एरिया जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बर्फबारियां होती है, वहां पे भी काम का नहीं है। कोई हिल वाले जगह जहां पे बेस में हो, है ना, किसी पहाड़ी क्षेत्र में तलहटी में कोई जगह हो, वहां पे भाई आधे से ज्यादा समय तक सूर्य ऊर्जा पहुंचती ही नहीं है, वहां भी काम करी। मतलब इस प्रकार से इन सभी को कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि उत्तम स्रोत कौन से होंगे। अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से अलग अलग स्रोत जो है वो उत्तम स्रोत कहलाते हैं भाई, ठीक है। तो हमने यहां पर ऊर्जा को समझा कि ऊर्जा बेसिकली क्या है, कार्य करने की जो क्षमता है, जो एनर्जी, उसी को कहते हैं भाई। तो बाकी के कोर्स कंटेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे भाई अपने सर्च बॉक्स में magnetbrains.com सर्च। आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका एक पेज ओपन होता है जहां पे आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब अगर आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं, JIIB CAIIB के प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, नीट, IIT, JEE, ओलंपियाड, NTSC के प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप स्पोकन इंग्लिश मतलब अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, टाइप कीजिए, आपको उससे रिलेटेड पूरे कंटेंट्स अरेंज्ड सिस्टमैटिक फॉर्मेट में देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपने टाइप किया, आपकी सभी क्लासेस ओपन होती हैं। अपने क्लास को टाइप करेंगे, आपके सभी सब्जेक्ट्स ओपन होते हैं। अपने सब्जेक्ट को ओपन करेंगे तो सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स मिल जाते हैं अरेंज्ड फॉर्मेट में, जहां एक ही फोल्डर के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड इसके कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन, MCQs, NCERT सॉल्यूशंस, न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत कुछ देखने को मिल जाता है भाई। जैसे आप इसको प्ले करते हैं, कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो प्ले हो जाता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और
नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात भाई, यही से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर भी जा सकते हैं, मतलब भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।